FAR 1 कैफ 1 का डिस्क्लोजर्स पे बात कर रहे थे हम, ठीक है। हयात इंडस्ट्रीज़ का सोल्यूशन मैंने ओपन किया हुआ था आपके साथ, और उसके अलावा जो है वो हमने बुक ओपन की हुई थी जिसमें नोट्स जो स्टार्ट में होते हैं प्रैक्टिस सेट से पहले, उसमें डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप वही बुक ओपन कर लें, पेज 25 के ऊपर आ जाएं सारे, तब तक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है, सामने क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है। जो पेज 25 पे पहुँचे हो सारे? अच्छा जी, पेज 25 पे डिस्क्लोजर्स थे जिसके अंदर हमने जो बात कर ली थी, ज़रा फटाफट पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। सवाल उसमें डिस्क्लोजर्स में से रिक्वायर ये किया था कि डिस्क्लोजर्स जो हैं लाजमी, IAS 16 कहता है कि ये डिस्क्लोजर्स लाजमी दे दो। लाजमी वाले कौन से थे? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, पहले तो उसने कहा था वो जो 3 चीज़ें हम नीचे लिखते हैं, मेजरमेंट बेसिस बताओ, डेफिनेशन मेथड बताओ, और यूजफुल लाइफ या रेट बता दो, ठीक है जी। वो मैंने आपको दिखा दिया, तो हम मेन नोट की बॉडी के नीचे जो है उसको लिख दिया करते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद फिर अगली बात उन्होंने कही थी IAS 16 वालों ने कि आप जो है वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेफिनेशन बताओ ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे, और इनके दरमियान, ओपनिंग क्लोजिंग के दरमियान जो रेकन्सिलिएशन है वो बता दो, ठीक है ना जी। तो ये सारी बात जो है वो हमने कर ली थी, ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो, इसमें कोई मसला है तो बताएं। फॉर्मेट के अंदर ही सारा कुछ आ गया था, ठीक है जी। चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो अब ज़रूरत के हिसाब से सब नोट्स में पढ़ेंगी। मेन नोट हमारा ऊपर है, ये सारा ये मेन नोट ही था, ठीक है ना। अब सब नोट्स के अंदर आपको याद है रीवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन के 3 सब नोट्स बनते हैं। लास्ट इवैल्यूएशन फलां बंदे ने की इंडिपेंडेंट था, ना होती तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से क्या चीज़ें आती, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो हैं ही हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएं, दरमियान वाले जनरल डिस्क्लोजर को बाद में पढ़ते हैं। डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट, नजर आ रहा है सबको? बोलो नेक्स्ट पेज पे, डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट। क्या मतलब? रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर कौन कौन से डिस्क्लोजर देने हैं। देखें ऊपर वाली बात तो सबके लिए करके आए हम। क्या आप यूजफुल लाइफ बताओ, रेट बताओ, मेथड बताओ, फिर रेकन्सिलेशन दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी बताओ, रिकमेंडेशन ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ, उनकी रेकन्सिलेशन भी दो। डन, कहानी खत्म। उसके बाद अब सिर्फ रीवैल्यूड वाले जरा पढ़ के देखते हैं। कहते हैं व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी इज स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स, ठीक है जी, यानी रीवैल्यूएशन मॉडल हो, फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फॉलोइंग ये भी जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कहां पे इसको डिस्क्लोज करते थे। देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड, ये देखें 1.2 क्या है हमारे सोल्यूशन के अंदर। 1.2 क्या है? देखो, लास्ट सेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 30 जून 2020, इफेक्टिव डेट आ गई, बाय समझदार कंसल्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, ठीक है जी। डन हो गया। ये 2 डिस्क्लोजर्स हमने दिए। तो रिक्वायर्ड था IAS 16 के अंदर ये लिखना, अब गैर महसूस तरीके से याद कर लिया हमने ये रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज, पहले थर्ड बुलेट छोड़ो, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या मतलब? अगर लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो लैंड के लिए भी और बिल्डिंग के लिए भी, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फॉर ईच, मैं फोर्थ बुलेट पढ़ रहा हूं, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ PPE carrying amount that would have been recognized had the asset been carried under cost model। ये क्या है जी? had there been no revaluation, ये वाला had there been no revaluation हर क्लास के लिए हमने बताया। देखो, had there been no revaluation, इधर देखो, carrying value of land and building as on 30 जून would have been, ये क्या है? ये हमारे बुलेट 3 है डिस्क्लोजर्स के अंदर, और हमने ये बता दिया, ये सब नोट 2 बनाया करते थे, ठीक हो गया जी। और थर्ड थिंग इज रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड, एंड अगली बात छोड़ो, इंडिकेटिंग चेंज फॉर द पीरियड, ये क्या है? ये मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस में आया करते थे। ये देखो 1.4 क्या कह रहा है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस का बताओ। ये जी रीवैल्यूएशन सरप्लस है, बता दिया जी हमने यहाँ पे ना, वैसे ये वर्किंग आ गई। ये देखो, हम मूवमेंट बना लिया करते थे, इसमें हम क्या बता रहे हैं? इधर देखो हम क्या बता रहे हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस बता रहे हैं जी। लैंड का सरप्लस कितना है? 8000, और बिल्डिंग का हो गया 0, नजर आ रहा है ना, ठीक है। और साथ ही उसने क्या कहा? चेंज फॉर द पीरियड, चेंज फॉर द, क्या मुसीबत पड़ी है इसको, चले बुक्स तो है आपके पास, चेंज फॉर द पीरियड, ठीक है। अब चेंज फॉर द पीरियड ये बताया हमने कि जी ओपनिंग ये था, ओपनिंग था, फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर को अराइज हुआ तो वो बता दिया, जैसे लैंड में हुआ, बिल्डिंग में नहीं हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ या एडजस्ट हुआ, ये हमने बता दिया, ऐसे ही है। तो हमने क्या बताया हुआ है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये देखो भाई, रीवैल्यूड एसेट के 3 एडिशनल डिस्क्लोजर्स ये पड़े हुए हैं। पहली बात,
डेट ऑफ, बस बेसिकली तो उन्होंने अलग अलग किए थे, हमने 3 जबरदस्ती बना लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ही बनता है, पहले 2 तो एक ही बनता है। डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन और इंडिपेंडेंट वैल्यू परफॉर्म जो इन्वॉल्व था, पहले सब नोट में देते थे। फिर दूसरा सब नोट हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, कैरिंग वैल्यूज ये होती हैं। तीसरा मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब बीच में एक चीज लिखी हुई है जी, ओके, ये चीज क्या है, कहता है द एक्सटेंट टू विच आइटम्स ऑफ फेयर वैल्यू वर डिटरमिन्ड डायरेक्टली बाय रेफरेंस टू ऑब्जर्वेबल प्राइसेस इन एन एक्टिव मार्केट और रीसेंट मार्केट ट्रांजैक्शन इन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन वे एस्टिमेटेड। अब ये क्या है भाई, ये अगर सवाल के अंदर ऐसी कोई लाइन लिखी होगी ना, तो हम भी इसी पॉइंट सब नोट 1 के साथ इसको भी ऐड कर देंगे। अब मुझे सवाल के अंदर कहीं नजर नहीं आया, कहीं में नजर आ गया तो मैं दिखा दूंगा। वो इस तरह से होता है ना कि वो यूं कह दे कि जी रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय एक्यूरेट वैल्यूअर्स अ फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस ब्ला ब्ला ब्ला, 2-4 बातें लिख दी उसने। हमने पहला सब नोट क्या बनाना था, लास्ट इज परफॉर्म बाय सम जो है वो मेसर्स एक्यूरेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। वो जो ब्ला 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 है वो ये लिखा हो, लेकिन इस ब्ला 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 को ज़हन में जरूर रखना है, इसको पढ़ना ध्यान से एक बार जरूर है, क्योंकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कह सकता है कि जरा बताओ रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर कौन कौन से डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। 6 दे दे, बीच में से 3 सही हो 3 गलत हो, तो पता होना चाहिए कि कौन से वाले थे, ठीक है ना। तो भाई देखा जाए तो ये पहले 3 जो सब नोट्स हैं, कौन से जी, पहले 3 जो डिस्क्लोजर्स हैं, इनके साथ आप यूं ब्रैकेट लगाएं यूं, और आप जो है वो इसके साथ लिख दें सब नोट 1, ओके। रिवैल्यूएशन अगर हो तो 3 सब नोट होते थे ना, तो रिवैल्यूएशन का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन मॉडल अगर हो तो सब नोट 1 के अंदर ये तीनों आ जाएं। 2 तो आते ही थे, तीसरा किसी सवाल में लिखा हुआ नहीं आया, अगर लिखा हुआ आ जाए तो एज इट इज अंग्रेजी उठाकर लिख दोगे, ये हमारा सब नोट 1 हो गया। फिर ये हमारा सब नोट 2 होता था, ऐसे ही था, और ये हमारा सब नोट 3 था। तो सारा काम तो किया हुआ हमने, ठीक है, सही हो गया। अच्छा अब चलो एक दफा पढ़ लें इसको। कहता है जी, व्हेन आइटम पीपी स्टेटेड एज एट रिवैल्यूड अमाउंट, इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड, और तीसरा द एक्सटेंट टू विच आइटम्स फेयर वैल्यू वर डिटरमिन्ड डायरेक्टली by reference to observable prices in an active market or recent market transaction on arm's length transaction terms or where estimated using other valuation techniques। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है जी फेयर वैल्यू कैसे निकाली है, जरा ये भी बता दें। अब हमें थोड़ी पता है पर्चे के अंदर बैठ के उसने फेयर वैल्यू कैसे निकाली है, बात समझ रहे हैं। हमने तो पर्चे के अंदर अगर लिख के दे देना है तो हमने कहना हाँ जी इसने इस तरह से निकाली, बात समझ रहे हो ना। कि वो कह रहा है कि डेट बताओ, वैल्यूअर इंडिपेंडेंट है वो बताओ, और बताओ कि फेयर वैल्यू जो है वो कैसे आपने एक्टिव मार्केट के ऑब्जर्वेबल प्राइसेस को देख के निकाली, या मार्केट ट्रांजैक्शन में आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस को देखा, या कोई और वैल्यूएशन टेक्निक लगाई है जो लगाई है बता दो। अब हमें पर्चे में कैसे पता लगेगा, जो पर्चे में लिखी होगी वही लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सब नोट 1 के अंदर आ जाएंगी। ये 2 तो हम लिखते आए हैं, ये तीसरी कब लिखेंगे, जब पर्चे में इस तरह की कोई लाइन लिख दी गई हो कि फेयर वैल्यू डिटरमिन्ड बाय फलां फलां बंदा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल प्राइसेस या ऑन द बेसिस ऑफ फलानी कोई वैल्यूएशन टेक्निक, तो जो लिखा होगा वो एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है ये बात, चलो अच्छा जी। अब पक्की बात, मेन नोट में क्या दिखाना है जी, मेथड कौन सा है, वैल्यू मॉडल कौन सा है, मेथड एक्शन कौन सा है, लाइफ रेट क्या है, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, रिकमेंडेशन ओपनिंग क्लोजिंग, और इनके दरमियान रेकंसिलिएशन, मेन नोट की बॉडी ओवर। फिर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो तो 3 सब नोट्स, वही 3 सब नोट्स ही हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, कौन से जी, ये अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ बात, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज, ये हैं जनरल डिस्क्लोजर्स। ये जनरल डिस्क्लोजर्स हैं, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से नहीं है, और बड़ी सादा सी बातें हैं। इससे मिलती जुलती बात किसी न किसी दर्जे में हमने की थी IS 40 के अंदर। अगर आपको याद हो तो IS 40 के स्टार्ट के अंदर डिस्क्लोजर्स थे जिसमें उसने कहा था कि जी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है तो बता दें, कोई फ्यूचर की कमिटमेंट की हुई है तो बता दें। इसी तरह की 2-4 बातें इसने भी कही हुई हैं कि एडिशनल बातें बता दें। मसलन कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ, या एग्जिस्टेंस अगर कोई है और उसकी अमाउंट किसकी, टाइटल पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है एग्जिस्टेंस कितनी अमाउंट पे, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का लैंड है तो जी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जी उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, 40% को नहीं कर सकते, 10% को नहीं कर सकते, या सारे को नहीं कर सकते, ये बात बता दो, ठीक है जी। ग्रीन जरा नजर आता है, रेड मेरे ख्याल में गायब ही हो जाता है। अच्छा जी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइटल और एंड PPE प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज, ये क्या है जी, बोले। सादा सी बात है, आपने बैंक से कोई लोन लिया है और लोन के बदले में आपने अपनी फैक्ट्री में जो एक प्लांट है उसको प्लेज करवा दिया कि अगर हमने लोन वापस ना किया एज अ सिक्योरिटी आप इसको रख लें। अब यूजर को तो नहीं पता लगना फाइनेंस, देखें प्लेज एज अ सिक्योरिटी कराया हुआ भी है तब भी वो आपका ही प्लांट है, आपके ही PPE के नोट में नजर आना है। अब यूजर को सिर्फ बता दो कि जी हमने प्लेज कराया हुआ एज अ सिक्योरिटी, ठीक हो गया, बात समझ आई। अगर कोई टाइटल पर रिस्ट्रिक्शन है या आपने अपने प्लांट अपने PPE के किसी आइटम को, बस ये 2 बातें देने, ठीक है, जैसे अंडरलाइन भी हुआ है, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल
या प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, क्या चीज, कोई भी पीपीई का आइटम अगर प्लेज्ड एज सिक्योरिटी है या उसके टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है, टाइटल मतलब होता है ना अपने नाम कराने पे रिस्ट्रिक्शन है या अपने नाम से बदलने में रिस्ट्रिक्शन है, बेचने का बेच नहीं सकते, किसी के नाम नहीं करा सकते, आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, एक बात है, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, ठीक है ना। तो पीपीई का कोई आइटम अगर अगर उसके टाइटल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या वो एज अ सिक्योरिटी प्लेज किया गया है तो क्या करो, डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। अब मेन बॉडी में जगह है नहीं तो सब नोट कब करोगे, जब सवाल में ऐसी कोई लाइन लिखी होगी एज इट इज वो सब नोट्स में डाल दोगे, ठीक है। फिर तीसरा पहले पढ़ते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या मतलब, बोलो बोलो। आज ये रेंट पे वही बात, आज ये रेंट पे खड़े हो और आपने एक मुआहदा कर लिया है, आपने जापान से एक प्लांट इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया है, बहुत बड़ा प्लांट है और उसने जो है वो यहाँ पे कंपनी की जो है वो किस्मत ही बदल के रख देनी है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हो। अब जब तक आप कोई फाइनेंशियल इनकर नहीं कर रहे कोई चीज, सिर्फ एग्रीमेंट किया तो यूजर को तो नहीं पता लगेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मॉनेटरी वैल्यूज आती हैं, तो फिर यूजर को लिख के बता दो कि हमने मिसाल के तौर पर हम 31 दिसंबर 2021 पे 31 दिसंबर 2021 पे खड़े फाइनेंशियल बना रहे हैं और हम ये कह रहे हैं हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है और मार्च में इंशाल्लाह हमारा प्लांट आ रहा है, हम उसको करेंगे इंस्टॉल और इंशाल्लाह वो 1.5 साल के अंदर जो है वो इंस्टॉल होकर और हम ये जो है हम हवाई जहाज बनाएंगे, यहाँ पे हवाई जहाज बनाने वाला प्लांट मंगवा रहे हैं, एक बात है ना, ठीक है। तो क्या करो, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ पीपीई बता दो, ठीक है जी। अच्छा अब आगे वो कहता है if it is not disclosed separately in statement of comprehensive income, the amount of compensation from third parties for items of PPE that were impaired, lost or given up, मतलब कहने का ये है आपको कोई लॉस आया है, ठीक है जी, आप क्या है जी, वो इम्पेयरमेंट लॉस है या वो लॉस ऑन डिस्पोजल है, ठीक है। देखो ना डेप्रिसिएशन तो हमारे नोट में नजर आ गई, इसके अलावा इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है या अगर आपने इकट्ठा रखा हुआ है, फिर वो यही तो कह रहा है अगर अलग से डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है ना। अगर से देखो ना, डिस्क्लोजर का मतलब मैंने कहा था 5 में से किसी एक, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 कंपोनेंट्स है, 5 में से किसी एक जगह आपने इम्पेयरमेंट लॉस शो कर दिया इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, हो गया डिस्क्लोज, या आपने लॉस ऑन डिस्पोजल अदर एक्सपेंसेस में शो किया हुआ है इनकम स्टेटमेंट में, फाइन, ठीक है जी। लेकिन अगर सेपरेटली वहां पे नहीं किया हुआ, कहीं पे क्लब किया हुआ है, तो फिर ये सब नोट के अंदर लिख के बता दो कि जी आपने एक एसेट बेचा था, उस पर आपको ये गेन या लॉस आया, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट सब नोट नहीं है, ठीक है जी। और नंबर 2 है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके साथ लिखें मूवमेंट इन CWIP, इसके लिए हम क्या बनाते थे जी, मूवमेंट इन, देखो कंस्ट्रक्शन इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है CWIP, और कह रहा है उसमें क्या बताओ, एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन कैरिंग अमाउंट, क्या मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखते थे ना जी, फिर हम कहते थे एडिशन टू CWIP, ये क्या है, इसकी बात ही कह रहा है। तो जब हम मूवमेंट में आते हैं तो ये चीज आ ही जाती है, क्या है जी, इन प्रोग्रेस है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्डेड, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है CWIP की कैरिंग अमाउंट में, तो वही था ना, एडिशन ही होता था, ठीक है ना। अब इसके अंदर कॉस्ट भी हो सकती है, ये जो एडिशन है इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट भी हो सकती है, तो ऐसी कोई बात हो तो लिख के बता दो, ठीक है ना। तो जनरल डिस्क्लोजर्स 4 बन गए, ठीक है जी। डिस्क्लोजर तो खत्म हो गया, एडिशनल की तरफ बाद में जाते हैं, फिलहाल जनरल डिस्क्लोजर 4 हो गए, कौन कौन से, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है टाइटल पे या प्लेज किया सिक्योरिटी के तौर पे लिख के बता दो सब नोट में, ठीक है जी। दूसरा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है पीपीई की एक्विजिशन की, बता दो। तीसरा इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कोई आपका पीपीई का आइटम और आपने उसकी कैरिंग अमाउंट में कोई एडिशन किया है, मूवमेंट इन CWIP बनाते थे ना, वो बता दो, ठीक है। और लास्ट है अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस या कोई और लॉस आया है और आपने अलग से कहीं नहीं बताया तो बता दो, लेकिन वो चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। अगर अब थोड़ा सा फिर समराइज करें तो डिस्क्लोजर्स क्या बनते हैं जी, जनरल, जल्दी से बताओ, मॉडल कौन सा है, लाइफ कितनी है, मेथड क्या है, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग और इनकी रेकंसिलिएशन, मेन नोट इज ओवर। फिर रीवैल्यूएशन, मॉडल के हिसाब से सब नोट्स हैं, वही हमारे 3, किसने रिवैल्यूएशन की, आखिरी रिवैल्यूएशन हुई किस दिन और किस बेस के ऊपर फेयर वैल्यू निकाली थी उसने, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो कॉस्ट कैरिंग वैल्यूज क्या होती, और मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। फिर जनरल डिस्क्लोजर्स क्या हैं, अगर कोई टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है या आपने सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया, अपना को पीपीई लिख के बता दो। कोई फ्यूचर की आपने एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है, लिख के बता दो। या आपने कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन कोई एसेट है और उसकी कैरिंग अमाउंट में कोई एडिशन किया है, यानी CWIP में एडिशन जो करते हैं वो बता दो, जैसे हम CWIP की मूवमेंट बनाते थे, मैंने कहा, ठीक है ना। और चौथा जो है वो क्या है, अगर आपको इम्पेयरमेंट लॉस से कुछ और लॉस आया और आपने अलग से कहीं नहीं बताया तो वो भी बता दो, ठीक हो गया। और बाकी है जी एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो कि एनकरेज्ड हैं, ये मस्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या है जी, एनकरेज्ड है। ऊपर वालों में से कोई छोड़ोगे तो आपका वो दावा गलत हो रहा है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, विद रेलेवेंट IFRS।
अगर ऊपर वालों में से कोई एक आपका कोई प्लांट प्लेज्ड है और आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, ऑडिटर आएगा, वो कहेगा भाई साहब इसके ऊपर लिखें आपने फलां लोन के अगेंस्ट इस प्लांट को प्लेज करवाया हुआ है, क्योंकि ये लाजमी डिस्क्लोजर है, ठीक है ना। आप लिखें रीवैल्यूअर का नाम क्या है, आप लिखें कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं इंडिपेंडेंट है। आपने क्यों छुपाया, अपने रिश्तेदार से रिवैल्यूएशन करवाई है ना, आपने जानने वाले से, रिलेटेड पार्टी से, उसने अपनी मर्जी कर दी, बात समझ रहे हैं ना। तो यूजर ऑडिटर आके कहेगा कि ये मस्ट है, डिस्क्लोजर मस्ट है, ये लाजमी डिस्क्लोजर है। तो जितने आपको पढ़ाया ये लाजमी डिस्क्लोजर से IAS 16 के। अब कुछ एक ऐसे हैं तो IAS 16 कहता है बेहतर तो है कि बता दो, नहीं भी बताओगे तो खैर, ठीक है ना, इस पर पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन एनकरेज करता है वो, बता दो। क्या बता दो, फिर भी बड़े आसान से, ठीक है। कोई टेम्परेरली आइडल PPE पड़ा है, क्या मतलब, वो जी हमारा एक प्लांट बंद पड़ा है, असल में वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल था वो ज़रा नहीं आ रहा, नया कोरोना आ गया, उस वजह से बॉर्डर बंद हो गया, फिर रुका हुआ है, पिछले 2 महीने से प्लांट बंद पड़ा है। अब टेम्परेरली आइडल है, डेप्रिशिएट तो हो रहा होगा, आपको पता है, ठीक है ना। अब हमारे PPE के अंदर, प्लांट मशीनरी के अंदर वो प्लांट भी पड़ा है। करो क्या, सिर्फ ये बता दो कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी के अंदर एक प्लांट ऐसा है जिसकी कैरिंग वैल्यू मिसाल के तौर पे 2.5 करोड़ है, कैरिंग वैल्यू मतलब उसकी बुक वैल्यू 2.5 करोड़ है, और वो टेम्परेरली आइडल है, वजह भी बता दो, ठीक है ना। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ अ टेम्परेरली आइडल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये बता दो। और दूसरा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड PPE। आपको याद होगा कि जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था हम बेचते नहीं थे, वो हमारे एसेट अकाउंट के अंदर उसकी कॉस्ट पड़ी होती थी, एक्यूमुलेशन उसकी एक्यूमुलेशन पड़ी होती थी, ठीक है। अब यूजर को तो देख के समझ नहीं आनी कि मिसाल के तौर पे 50 करोड़ के आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर प्लांट मशीनरी आ रहा है 50 करोड़ का, उसमें से एक एसेट ऐसा जो फुली डेप्रिशिएट हो गया, उसकी कॉस्ट थी 1.5 करोड़, एक्यूमुलेशन भी कितनी आ रही है, 1.5 करोड़, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि सब नोट्स के अंदर सिर्फ लिख के बता दो कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ प्लांट हैविंग अ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट ऑफ 1.5 मिलियन। बुक वैल्यू नहीं बता सकते, बुक वैल्यू ऑफ 0, बुक वैल्यू 0 होगी ना, तो खुद सोचो फिर क्या बता सकते हो आप, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दो, यानी उसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट बता दो। और पक्की बात है कि फुली डेप्रिशिएटेड है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसके बराबर ही है, बात समझ गए ना, ठीक है। तो क्या बता दो भाई, कोई आपके फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पड़ा है ना, अगर PPE के अंदर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पड़ा है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बता दो, ठीक है। फिर जी कैरिंग अमाउंट बताओ, अब ये बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट मींस बुक, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मींस कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब बताया था ना, कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट, और अगर रिवर्स मॉडल पे है तो लेटेस्ट फेयर वैल्यू, उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट होती है, ठीक है ना। लेकिन कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, अब वो कह रहे हैं, पहले उसने क्या कहा, देखो फुली डेप्रिशिएटेड के लिए मजबूरी थी, बुक वैल्यू तो नहीं बता सकते थे ना, फुली डेप्रिशिएटेड के लिए मजबूरी थी, बुक वैल्यू बताएं तो फिर तो 0 है बुक वैल्यू, तो ठीक है ना। तो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की क्या बता दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, अगर वो पड़ा है तो। उसके अलावा कोई आइडल पड़ा है, उसकी बुक वैल्यू बताओ, और कोई आपने एक्टिव यूज से हटा के फॉर सेल होल्ड किया हुआ है, जिसपे IFRS 5 लगता है, फाइनल में जाके पढ़ोगे, जिसकी मिसाल आपकी क्लास में शायद मैंने दी थी किसी स्टूडेंट के, इसको सामने रख के इसके रूम में अंदर कूलर लगा हुआ था, घर वालों ने कहा बेच दो। अब वो 3री मंजिल पे इसका कमरा था, तो उसने वहां से उसको उतारा, साफ सुथरा किया, पेंट शेंट किया, सही किया, और ड्राइंग रूम में रख दिया। अब वो एक्टिव यूज में नहीं है, पड़ा आपके घर में ही है, एक्टिव यूज में नहीं। एक्टिव यूज क्या था, अपने कमरे के अंदर हर वक्त चलता था, खुद कॉलेज जाता था वो चलता रहता था, कमरा ठंडा रहेगा, है जी, एक्टिव यूज। और ये क्या है, रिटायर कर दिया एक्टिव यूज से और रख दिया है ड्राइंग रूम में फॉर सेल। तस्वीरें खींच के OLX पे चढ़ाई हैं, अब बंदे आते हैं वहां पे चेक करने, वो चलता तो है, चेक करने के लिए चला के तो देखेंगे, लेकिन ये एक्टिव यूज नहीं है, ये फॉर सेल होल्ड किया हुआ, जिस पे IFRS 5 लगता है। तो अब ये भी यूजर को बता दो कि हमारे PPE के अंदर इस तरह से है जी, हमने एक प्लांट को तार के अपने ही वहीं पे फैक्ट्री के अंदर जो है ना, ग्राउंड था ना, क्रिकेट ग्राउंड, आजकल वो भर दिया हमने, उसके अंदर प्लांट रख दिया हमने, वो बस को ग्राहक आएगा तो उसका वेट कर रहे हैं, उसको भेज देंगे। एक्टिव यूज से हटा लिया, हेल्ड फॉर सेल पड़ा, ठीक है। तो क्या बता दो जी, बुक वैल्यू बता दो, यूं लिख लो बेटा, यूं लिख लो, ये कैरिंग अमाउंट को ना अंडरलाइन करके लिख लो, BV, द BV ऑफ टेम्परेरली आइडल PPE, और तीसरे पे द BV ऑफ हेल्ड फॉर डिस्पोजल PPE, ठीक हो गया, समझ गए। और फुली डेप्रिशिएटेड की BV, फुली डेप्रिशिएटेड की BV होती ही नहीं है, फुली डेप्रिशिएटेड होता है उसकी BV चले, तो बहरहाल क्या है जी, फुली डेप्रिशिएटेड की क्या बता दो आप, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और टेम्परेरली आइडल की BV, और हेल्ड फॉर डिस्पोजल की BV, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है एडिशनल, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन दिस इज मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट। इस तरह की मिलती जुलती बात हमने ना IAS 40 में पढ़ ली है, जिसमें वो कहता था कि आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो, चलते रहो, लेकिन नीचे अंग्रेजी में लिख के यूजर को बता दो, अगर फेयर वैल्यू मॉडल हम यूज नहीं कर रहे अगरचे, लेकिन वैसे हमारी इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इतनी है, सही। ऐसे ही वो कह रहा है, आप कॉस्ट मॉडल पे हो, अच्छी बात है, आपके पास एक ये बिल्डिंग है, कॉस्ट मॉडल में आपके पास आ रही है ये 1.5 करोड़ की,
लेकिन इसकी आज फेयर वैल्यू जो है वो 50 करोड़ है मिसाल के तौर पर। अब मटीरियल डिफरेंट है। आप कॉस्ट मॉडल से हटाने का, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको कॉस्ट मॉडल से नहीं हटा सकती कि आपने 50 करोड़ वाली चीज़ को 1.5 करोड़ पे क्यों शो किया हुआ। आपको जी कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, कॉस्ट लेस एक्सपेंशन, ठीक है, कोई आपको दुनिया रोक नहीं सकती। ISO ने कहा मेरी अर्जी है वो ये है कि अगर ऐसा हो ना तो मॉडल बेशक कॉस्ट यूज़ करो, सब नोट्स के अंदर लिख के बता दो कि जो बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 1.5 करोड़ आ रही है, कॉस्ट पता नहीं ढेर सारी है, डेप्टेड होकर 1.5 करोड़ पे आ गई है, इसकी आज फेयर वैल्यू मार्केट में 50 करोड़ है, बस लिख के बता दो। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, तो भाई एडिशनल डिस्क्लोजर्स कौन से IS 16 ने जो रिक्वायर किए? BV ऑफ टेम्परेरी आइडल, BV ऑफ हेल्ड फॉर डिस्पोजल, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ फुली डेप्रिशिएटेड, और कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड लेकिन फेयर वैल्यू इफ दिस इज डिफरेंट, इफ दिस इज मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। ठीक है, सही है? तो भाई ये हैं डिस्क्लोजर्स हमारे। ठीक है, एक दफा दोबारा से जरा जल्दी से देखें तो सही कितना काम किया, बस एक पंजे के ऊपर सारी बातें आ जाती हैं, ये 1.5 मिनट में रिवाइज होने वाला काम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि MCQs के अंदर ये टेस्ट हो, ठीक है, बस ये MCQs में टेस्ट हो जाते हैं। डिस्क्लोजर्स तो लिख देगा, 6 चीजें लिख देगा, कहेगा बताओ जरा रिवैल्यूएशन मॉडल वाले डिस्क्लोजर्स ही हैं। अब 4 सही होंगे, 2 गलत होंगे उसमें से, तो आपने सिलेक्ट करना होगा, या 4 दे के उसमें से 2 सही वाले और 2 गलत वाले रख दे, कहे 2 कौन से सही हैं, तो इसलिए जेन में होना चाहिए। तो जेन में तो आ ही गए। ठीक है, क्या कहा हमने जी? आप मॉडल बताओ, डेफिनेशन मेथड बताओ, लाइफ बताओ, लाइफ जरिए। ठीक है, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ स्टार्ट और एंड पे, अक्यूमुलेशन बताओ स्टार्ट और एंड पे, और इनके दरमियान मूवमेंट। ये काम हम करते थे, मेन बॉडी खत्म। फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आए तो हमने 3 सब नोट्स बनाए थे, वो 3 सब नोट्स ही बेसिकली डिस्क्लोजर थे। हाँ, वहाँ पे लिखे 5 हुए। क्या चीज़? इफेक्टिव डेट बताओ, बताओ इंडिपेंडेंट था वैल्यूअर, और तीसरा उसने फेयर वैल्यू किस बेस पर निकाली है। ये 3 स्टैंडर्ड लिख दिया, हमारा 1 आ जाता है। ये अगर 2 चीज़ें तो लिख ही रहते, तीसरी आ भी जाएगी तो उसी 1 में ही लिख देंगे पहले सब नोट में। ठीक है, फिर दूसरा, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो कैरिंग वैल्यूज क्या होती है? हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, सब नोट 2 आ गया हमारा रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तीसरा मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं रिवैल्यूड एसेट के बारे में डिस्क्लोज करनी जरूरी है, करते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कुछ जनरल डिस्क्लोजर्स हैं। वो क्या है जी? अगर कोई PPE का आइटम प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी बता दो, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है टाइटल पे तो बता दो, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट की हुई है फ्यूचर के अंदर आपने खरीदना है तो बता दो। ठीक है, और आपने कैरिंग अमाउंट के अंदर, अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट की कैरिंग अमाउंट के अंदर अगर कोई कॉस्ट ऐड की है तो बता दो, हम मूवमेंट में CWIP करते ही थे। ठीक है जी, उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो कि एनकरेज्ड हैं वो क्या है? अगर वो टेम्परेरी आइडल पड़ा है PPE का आइटम तो उसकी BV का बता दो। फिर अगर कोई एक्टिव यूज से रिटायर करके फॉर डिस्पोजल होल्ड किया तो उसकी BV के बारे में बता दो, और फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट है तो उसकी BV नहीं है, उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के बारे में बता दो। ठीक है जी, और आखिरी क्या है जी? अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना अगर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में, तो अंग्रेजी में लिख के बता दो कि जी हमारे इस आइटम की फेयर वैल्यू इतनी है। नहीं बताओगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मेहरबानी है, मैं ये अच्छा समझता हूँ, यूज़र के लिए ज़्यादा बेहतर है, बता दो। भाई डिस्क्लोजर का मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि बताना है, डिस्क्लोज करना है। आपने सेल्स को प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे जो लिखा हुआ है, ये आपने सेल्स को डिस्क्लोज किया हुआ है। मतलब कहीं पे भी 5 के सेट में से कहीं पे भी डिस्क्लोज कर दो। PPE का नोट सब नोट्स में बना, मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन PPE के नोट की जो डेप्रिसिएशन है मिसाल के तौर पे, या लॉस ऑन डिस्पोजल है, ठीक है, वो PPE के नोट में तो नहीं आ रहा, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है। अब आपने तो PPE के सब नोट में तो कुछ नहीं देखा, तो मेन इनकम स्टेटमेंट के ऊपर चला गया, लेकिन रिक्वायर्ड तो है। ठीक है ना, तो डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है 5 में से किसी एक जगह बता दो। 5 मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो या नोट्स, इनमें से कहीं पे भी आपने कोई चीज़ जो है वो लिख दी है जो स्टैंडर्ड ने कही हुई है, कहीं पे भी लिख दी है। वो अलग बात है कि IS 1 पर आ जाता है और थोड़ी प्रेजेंटेशन की बात करता है कि ये चीज़ें फेस पे हैं, बाकी नोट्स में चली जाएं, तो उस वजह से हम नोट्स में ही आ रहे हो, तो यूँ लोग कह दिया करते हैं कि सारी बातें नोट्स में ही होती हैं। वो बात ही है ना कि IS 1 ने तो कह दिया कि सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP एड इनकम लेस सेलिंग एडमिन अदर फाइनेंस कॉस्ट, बस PBT और फिर टैक्स एक्सपेंस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी। तो फेस पे तो नजर नहीं आ रहा होगा, जाहिर है फिर जब फेस पे कुछ नजर नहीं आएगी उसकी डिटेल नोट्स में ही जाएगी, तो इसलिए लोग कह दिया करते हैं। लेकिन यूँ असल कॉन्सेप्ट डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्क्लोजर का मतलब यह है बताओ 5 में से किसी एक जगह बता दो। 5 कंपोनेंट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट के, कहीं एक जगह बता दिया तो यू हैव डिस्क्लोज्ड, आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया ये 16 के डिस्क्लोजर्स की। ठीक है, सही है ना? ओके, क्या भाई आपसे उसने जो PPE का नोट मांगा है उसने आपसे डिस्क्लोजर ही मांग लिया। अब डिस्क्लोजर मांग लिया तो वो आप बना रहे हैं, तो वो आप डिस्क्लोजर ही बता रहे हैं, अंग्रेजी में लिख के नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं। और उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर मेन बॉडी में नहीं आई, जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल है, सब नोट्स में बता दो एक लाइन। बात समझ रहे हो? चलो अच्छा जी, अब आपका होमवर्क जो है
वो आज हो जाएगा IS 16 के MCQs, ठीक है। ये आपने सारे करने हैं, ज़्यादा है मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। और 2-3 बातें करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर भी स्टार्ट करना है आज लाजमी, देखते हैं कितना हो सका। MCQs जो दिए हुए हैं होमवर्क में वो भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और एंशिएंट वाटर वाला सवाल अटेम्प्ट किया था, हाँ क्लास में नहीं, एंशिएंट वाटर वाला शायद हो गया था, एक और था वो रोड इंटरनेशनल रहता था ना, रहता था ना। हाँ जी सिंपल ही है, बस मैं भी एक नज़र दिखा दूँ, मेरी भी तसल्ली हो जाए। ये ज़रा थोड़ा सा था टेक्निकल, ये हमने कर लिया था। ज़रा पॉज कीजिएगा जी। अच्छा जी, ये रोड इंटरनेशनल वाली एक एग्जांपल रहती है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं जी। रोड इंटरनेशनल लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स ओन स्पेशली डिजाइंड रोड बुलडोजर। आपको पता ही है, आपने रोड बुलडोजर देखे होंगे, ये एक फिक्स एसेट ही होता है, नॉन करंट एसेट ही होता है, ठीक है ना। उन्होंने अपना ही स्पेशली डिजाइंड रोड बुलडोजर बना दिया। उन्होंने कहा यार हमने ना ये जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, रोड बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, यार ये नहीं हमें पसंद आ रहे, हम अपना स्पेशल डिजाइन वाला बुलडोजर बनाएंगे। उन्होंने खुद बनाने का सोच लिया, ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ, अब ये रॉ मटेरियल खरीदा है माना मैंने, ठीक है, पता नहीं अब ये रॉ मटेरियल सिर्फ बुलडोजर पे लगा है, इस रॉ मटेरियल के अंदर जो है वो बाकी बजरी रेत सीमेंट भी है। बहरहाल कॉस्ट इनकर हुई है, देखते हैं आगे। फिर साथ ही बता दिया रॉ मटेरियल परचेज कितना हुआ है, 500 का, ठीक है, और इसमें से यूज्ड इन बुलडोजर कितना है, 100, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए फिर ये 500 जो है ये तो इरेलेवेंट। हाँ उसने क्या कहा है, जर्नलाइज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू, ये टैरिंग व्हीकल को काट के कर देंगे रोड बुलडोजर। रोड बुलडोजर, ओके। ये असल में ना वो सवाल जहां से उठाया था वहां पे टैरिंग व्हीकल असल नाम था, और फिर ऊपर चेंज हो गया, नीचे रह गया चेंज होने से, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब वैसे तो ट्रांजैक्शन सिर्फ जर्नलाइज कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है, जर्नलाइज वो ट्रांजैक्शन जो रिलेट कर रही हैं रोड बुलडोजर से सिर्फ, ठीक है ना, रिलेटेड टू। लेकिन चलो थोड़ी सी बात जो है वो एंट्रीज की करते चलेंगे। बहरहाल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिल्डिंग, हाँ जी, ओवरहेड्स इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड बुलडोजर। टेस्ट टू इंश्योर रोड बुलडोजर सेफ बिफोर, यानी कि टेस्ट रन किसके लिए, हाँ, टू इंश्योर रोड बुलडोजर। ये सारी तो स्पेसिफिक कॉस्ट है, ठीक है। फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, ये टोटल आ रहा है, फिर बात समझ रहे हो। तो टोटल वाले को मैं फिलहाल हाईलाइट ही नहीं करता, और मैं आपको इसको कहते हैं हम नो कलर, ओके डन जी, ओके। नाउ अब ये कहानी है जी, इसमें दो चीज़ें वैसी रह गई, एक रॉ मटेरियल और दूसरा फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, जो टोटल गिवन है, बाकी तो सब स्पेसिफिक है, ठीक है ना। यानी कि ये 40 भी स्पेसिफिक है, ये 20 भी स्पेसिफिक है, ऊपर वाला 1 लाख भी स्पेसिफिक है, रह गया 5 लाख और 3 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है 80% ऑफ द टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द ईयर वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग रोड्स एंड 20% देयर ऑफ वाज इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बुलडोजर। हाँ जी, इस 3 लाख में से 20% कितना बनता है, 60,000 रोड बुलडोजर पे हमने मजदूरी करवाई है, और बाकी जो है वो सड़कें बनाते रहे हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल परचेज 500 का हुआ है, इसमें से अगर 100 यानी 1 लाख का ये रोड बुलडोजर पे लग गया है मटेरियल जो हमने मंगवाया था, तो फिर बाकी कहाँ लगा होगा, हमें से क्या वैसे सड़कें बनाने में लगा होगा, ठीक है ना। चले उसके बाद कहते हैं The road bulldozer was first brought into use on a contract that started on Yakam November X2, although it was available for use from 1st October। भाई हमारे लिए डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी डेट रेलेवेंट है, जाहिर है जिस दिन वो पहले दिन सड़क बनाने के लिए यूज हुआ, यानी यकम नवंबर है ना, यकम नवंबर है ना, गलत कह रहा हूं मैं, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी चाहिए थी, नहीं आपने शुरू किया तो आपका कसूर है, बात समझ गए। इसलिए यकम नवंबर को आप जो है वो इग्नोर करें। यकम अक्टूबर X2 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे साल में 3 महीने डेप्रिसिएट होना है, जितनी कॉस्ट बन जाएगी। कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएट इट्स बुलडोजर्स, द व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर 7,000, ये जनाब, और लाइफ आ गई 5 साल, ठीक है जी, और रेजुअल वैल्यू आ गई 7,000, ठीक हो गया जी। आप बस कॉस्ट निकलने की देर है। अब सोल्यूशन में अगर आप आए तो रॉ मटेरियल खरीदने को छोड़ें, रोड बुलडोजर पे कितना लगा, 1 लाख, उसके बाद
ओवरहेड 40,000 और सेफ्टी टेस्ट पे 20,000, ये एग्जैक्ट गिवन थी फिगर्स, और 60,000 लेबर कॉस्ट। कैसे निकला? ये 3 लाख का 60%। ठीक हो गया। बस भाई ये रोड बुलडोजर की कॉस्ट है। अब हुआ क्या, रॉ मटेरियल खरीदा 5 लाख का, ठीक है, तो क्या एंट्री होती है भाई? वही इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 5 लाख से। अब वो इन्वेंट्री हमारे पास 5 लाख की पड़ी है, उसमें से रोड बुलडोजर पे कितनी लगी? 1 लाख की। तो रोड बुलडोजर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, यानी हमने उसको स्टॉक से निकाल के फिक्स एसेट बना दिया। ट्रांसफर ऑफ स्टॉक टू फिक्स एसेट ऐसे भी तो हो सकता था ना। बात समझ रहे हो? 5 लाख की इन्वेंट्री खरीदी हमने पहले दिन, 5 लाख की एंट्री, देखो सबसे पहली 5 लाख की इन्वेंट्री खरीदी हमने, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, लिख लो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री साथ आगे डैश लगा के, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट 5 लाख से। अब इस इन्वेंट्री में से लाख निकला और रोड बुलडोजर की कॉस्ट में शामिल हो गया। तो रोड बुलडोजर जो कि पीपीई है, रोड बुलडोजर जो कि पीपीई है, आगे लिख लो डैश डाल के, बल्कि आप पीपीई क्या कह सकते हो आप फिलहाल, बल्कि वर्क इन प्रोग्रेस ना लिखना, फिर आगे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा करना। ये 4 कॉस्ट पहले ऐड करो, लेकिन साथ लिखते जाओ रोड बुलडोजर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क, और आखिरी दिन जब वो कह रहा है अवेलेबल फॉर यूज हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके आप रोड बुलडोजर को डेबिट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आसान ही रखो काम को जी। तो रोड बुलडोजर डेबिट पीपीई है, ये पीपीई परेशान करता है वैसे, ठीक है ना, ठीक है, CWIP लिख लो इसको, ओके। और रॉ मटेरियल क्रेडिट 1 लाख से, फिर रोड बुलडोजर पे ओवरहेड्स लगे 40,000 के, बैंक या पेबल दोनों हो सकते हैं। फिर रोड बुलडोजर पे टेस्ट परफॉर्म करने के 20,000 लगे, बैंक भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता था। यहाँ पे भी ये नहीं है कि ऊपर बैंक स्लैश पेबल आ रहा है और सेफ्टी टेस्ट वाली कॉस्ट 20,000 में बैंक स्लैश पेबल नहीं आना, लिख लो उसके भी आगे बैंक के आगे स्लैश पेबल लिख लो। रोड बुलडोजर डेबिट बैंक क्रेडिट 20,000 से हो रहा है ना, कि बैंक के आगे स्लैश डाल के पेबल लिख लो, आपको ऊपर पेबल आ रहा है इधर नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं है भाई, एक जैसी बात है, ओके। अब लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी थी जी? लेबर कॉस्ट 3 लाख से डेबिट और बैंक पेबल क्रेडिट, ठीक है, लेबर कॉस्ट को पे कर दिया हमने। अब इस लेबर कॉस्ट में से सारी की सारी कॉस्ट एक्सपेंस ना बनाओ, इसमें से 60,000 को निकाल के उसको रोड बुलडोजर की कॉस्ट में ऐड कर दो। तो हमने वो लेबर एक्सपेंस को, लेबर कॉस्ट को क्रेडिट करके रोड बुलडोजर को 60,000 से डेबिट कर दिया। अब डेबिट कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप लिख लो 1 लाख जमा 40,000 जमा 20,000 जमा 60,000 कितना बनता है? 2,20,000 में से 7,000 माइनस करो रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइड बाय 5 कर दो, पूरे साल की डेप्शन आ गई, पूरे साल की आ गई। अब स्टार्ट करनी थी यकम अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 3/12 करो, आंसर बताओ। 10,650 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया, ठीक है जी, ओके। बस इतनी सी बात थी, चलिए ये भी हो गया काम। चलिए जी, अब जल्दी से जरा MCQs को 5-7 मिनट लगा लें। IAS 20 के 2-3 MCQs मुझे काबिल डिस्कशन लगे, IAS 40 के भी 2-3 लगे। आपने सब पढ़े थे, सब करके आए, कोई क्वेश्चन नहीं आया है? क्वेश्चन, चलो हो सकता है वही क्वेश्चन जो हैं वो मैं एड्रेस कर दूं, अगर फिर भी रह जाए तो मुझे बता देना। दिल तो बड़ा है मेरा, लेकिन टाइम आज मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए, और थोड़ा सा आगे टाइम जो है वो स्क्वीज हो गया। तो दिल मेरा ये है कि करेक्शन ऑफ एरर शुरू कर दें, ठीक है ना। तो उसकी वजह यह है कि इस टेस्ट के अंदर तो करेक्शन ऑफ एरर होगा, आपको पता ही, आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा हुआ है, तो इतना मसला भी नहीं है। अगर मैं टेस्ट ले भी लूँ तो हल्की आंच पे टेस्ट ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं है। ये MCQs तो हैं, कर रहे हैं ना, ये 5 टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, इनमें से कोई सवाल दे दूंगा मैं। तो भाई आपको मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस उन्होंने करेक्शन ऑफ एरर मेरे से पूछ के ही बताया था, वही मैंने दे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IAS 20 IAS 40 जो रिसेंट पढ़े हुए हैं, इनमें से कोई MCQ आ जाए या छोटा मोटा सवाल आ जाए, क्योंकि अब मेरे पास करेक्शन नहीं बचेगी तो टेस्ट तो मैंने लेना ही है, तो कोई बात नहीं, ये बंच अच्छा तैयार हो चुका है हमारा, MCQs के बाद इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब IAS 16 के अंदर जरा पेंडिंग कॉन्सेप्ट देखो क्या रह गए हैं, सिर्फ आउटपुट मेथड और सम ऑफ योर डिजिट मेथड रह गए, कुछ और भी रहता है? बाकी चीज़ें टेक करते जाओ, जो चीज़ें हो गई हैं वो करते चले जाओ, ओके। चल गुड हो गया, ओके। नाउ क्या दिया हुआ था? एक पास पेपर आपने मोहर दिया था। हाँ कर लेते हैं, पहले अब मैं ये कर लूँ जो मैं सोच रहा हूँ, ये रह जाएगा। ये MCQs हैं जनाब गवर्नमेंट ग्रांट के, ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो बाकी सारे MCQs आसान से, तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 MCQs मैंने डिस्कस करने। इसके अलावा भी किसी में कोई सवाल होगा तो वो मैं एंटरटेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ऑन 1 जनवरी 19 बूम लिमिटेड रिसीव्ड 2 मिलियन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट ड्यू on the condition that they may employ at least 200 staff each year for next 4 years. On this date, it was virtually certain that BL would meet these requirements. However, on 1 जनवरी 22, ओके, ये तो मुझे शायद मैंने डेट नहीं सही पढ़ी थी, मैं इसको 1 जनवरी 21 पढ़ गया था। ये तो आसान है, ये तो आसान है जी। देखें जी, इसमें कोई मसला तो नहीं था। अच्छा सॉरी जी, मैं ना असल में इसको सुबह जब देख रहा था
तो मुझे ये लगा ये 1 जनवरी 21 है और मुझे ये लगा कि शायद यहाँ पे सोल्यूशन सही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था। बहरहाल चलो अब पढ़ना शुरू कर दिया तो देख ही लो। 31 दिसंबर 19 आया, 31 दिसंबर 20 आया और 31 दिसंबर 21 आया। 3 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। 2 मिलियन की ग्रांट थी, 4 साल की शर्त थी कि 4 साल तक एम्प्लॉइज को आपने नौकरी पे रखना है। तो इसका मतलब 2 मिलियन में से 5-5 लाख करके जाना था ना। 1 मिलियन नहीं, 1.5 मिलियन जा चुका है, यानी 15 लाख जा चुका है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज एन इनकम। ठीक हो गया। और चौथे साल के पहले दिन क्या हुआ? जुल्म हुआ, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? हाँ, और 1 जनवरी 22 ये चौथा साल है। ड्यू टू एन इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड, BL नो लॉन्गर नीडेड टू एम्प्लॉय 100 स्टाफ, द कंडीशन ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड हाफ रीपेमेंट। हाँ, ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये मेरे ये था असल में हाफ रीपेमेंट वाला कॉन्सेप्ट था, ये जो बताना था। देखो हमने सारी की सारी ग्रांट को इनकम बनाया, ठीक है, डेफर्ड इनकम बनाया 1 जनवरी 19 पर। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट जो कि लायबिलिटी होती है, पता है ना, वो क्रेडिट होगी कितने से जी? 2 मिलियन से। अब 31 दिसंबर 19 आएगा। अब 4 साल के ऊपर लेके जाना है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट आया था। कल मैंने कुछ रुजू की थी बातें जिनमें मैं बड़ी रिसर्च के बाद इस जो है वो मौक़िफ़ पे पहुंचा हूं। ये जो मर्जी कह लें, अल्टीमेटली IS-20 का थीम क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर 4 साल के लिए ये खर्चा ग्रांट दी गई है, इस खर्चे की मद में वो 4 साल में फैला हुआ है, तो इसको भी 4 साल में फैला दो। अगर उन्होंने अलग अलग कॉस्ट नहीं दी हुई तो हम प्रोपोर्शनेट तो कर नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन पे कर दो, पर 4 साल पे करो, ठीक है। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट 0.5 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 20 पर भी ऐसे ही हुआ, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 0.5 से। फिर 21 में हुआ ये ऑन 1 जनवरी, हाँ यही तो मुझे मसला हुआ था। खैर चलें, ये हाफ रीपेमेंट भी तो एक कॉन्सेप्ट है, भी देना। 31 दिसंबर 21 पर भी डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गया 0.5 से। अब इधर देखो, 2 मिलियन की ग्रांट आई थी, 1.5 मिलियन इनकम में चली गई, और 1 जनवरी 22 पर गवर्नमेंट ने कहा ले आओ कटो आधे पैसे। कितने? ये तो जितने उन्होंने मांगे हैं बस वही रीपेमेंट है ना, बात समझ रहे हो। अब स्टैंडर्ड ने ये कहा, IS-20 ने, ठीक है जी, कि हिट किसको करना है? डेफर्ड ग्रांट को। जितना भी पड़ा हुआ डेफर्ड ग्रांट को हिट कर दो, ठीक है। डेफर्ड ग्रांट जितनी पड़ी है, डेफर्ड ग्रांट कितनी पड़ी हुई है अभी भी? 0.5 पड़ी हुई थी, तो 0.5 ही हिट हो गई डेफर्ड ग्रांट। ओके, अब बाकी 0.5 क्या है? बाकी 0.5 क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में वो ग्रांट को डेबिट करो, ठीक है, फॉरफीट एक्सपेंस। अब आप कहोगे इनकम में तो हम ले गए थे 0.5, 0.5, 0.5, 1.5 मिलियन, तो यहां पर 0.5 ही सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है भाई? 1 मिलियन तो वैसे ही उन्होंने वापस लिया ही नहीं ना, तो उस 1 मिलियन की बात तो फिर छोड़ ही दो। मसला नाराजगी वाला कहां से शुरू हुआ है? उन्होंने कहा 1 मिलियन वापस करो। हमने कहा ठीक है, अब उस 1 मिलियन में से आधा इनकम में जा चुका था, उसे फॉरफिट एक्सपेंस बना लिया, और बाकी जो रहता था समझो उसको हमने डेबिट करके खत्म कर दिया और गवर्नमेंट को ही पेमेंट कर दी। ठीक है, सही है ना? ये बात समझ आई है? ये एक पॉइंट था छोटा सा, तो इसके अंदर ऑप्शन ए था हमारा करेक्ट, कि डेबिट करो डेफर्ड ग्रांट को 500 से और डेबिट करो प्रॉफिट एंड लॉस को। ये उसने पूछा नहीं हुआ था, ठीक है ना। बाकी नीचे कहता है, नीचे देखो क्या कहता है, डेफर्ड ग्रांट को 2 लाख से 2,50,000 से डेबिट को, नहीं है तो गलत है। डेफर्ड ग्रांट को 1.5 लाख, नहीं है भी गलत है। डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करो 5 लाख से और प्रॉफिट एंड लॉस को 15 लाख से, नहीं ये भी नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारी कहानी थी, ये एंट्रीज नहीं करनी थी, बस जबानी यहाँ तक पहुंच जाना था, और ये बेसिकली हमारा ऑप्शन ए था। ओके, उसके बाद जी नंबर 4 है, MCQ नंबर 4। ये किया था? ओके, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IS-20 आर ट्रू? सीधा सीधा MCQ है, पढ़ लेते हैं। A government grant related to purchase of an asset must be deducted from carrying amount of asset। ये तो सही नहीं था। हाँ, मे का लफ्ज था। आप चाहें तो ग्रांट को अलग रखें, चाहें तो एसेट में से डिडक्ट कर दें, ठीक है। तो ये मे होना चाहिए था, ये मस्ट नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये तो सही नहीं किया हुआ, कहा हुआ इन्होंने।
ठीक हो गया। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर लाइफ ऑफ एसेट। बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पक्का कर लिया था। जो शुबहात उस्ताद और शागिर्द दोनों के दिलों के अंदर थे वो दूर हो गए, ठीक है ना, और कहानी खत्म हो गई। अगर रिलेटेड टू एसेट ग्रांट है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट की लाइफ के ऊपर ही एमोटाइज करना है, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। लाजमी है, लाजमी है, ये लाजमी है। तो भी अल्टीमेटली वो डेप्रिसिएशन को कम करके ओवर द लाइफ ऑफ एसेट ही फायदा मिल रहा है ना, अल्टीमेटली यही बात हो रही है, ठीक है, ओके। चंदा, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट असिस्टेंस है मेरे ख्याल से, है ना। फ्री मार्केटिंग एडवाइस आगे कहता है इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन। हाँ तो सही कह रहा है ना, गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है ना। मैंने कहा था डेफिनेशंस पढ़ना। भाई हुकूमत ने मुफ्त मार्केटिंग एडवाइस दी, ग्रांट है या नहीं? नहीं है, फिर क्या है? असिस्टेंस है। हाँ तो ये सही तो कह रहा है, फ्री मार्केटिंग एडवाइस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन जो आपको मैंने कहा था ना पढ़ना, मुश्किल सी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आप कहें तो मैं ओपन करूं या आप खुद ओपन करके देख लेंगे। एक्सक्लूजन प्रोविजन एक गिवन है, ठीक है ना। हाँ कुछ इस तरह की बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस यानी जो ऐसी चीजें जो जिनको मॉनेटरी वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहते, वो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। तो सही तो कह रहा है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट असिस्टेंस इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ तो सही कह रहा है, इसमें गलती क्या है, बात समझ गए। और लास्ट इज एनी रिक्वायर्ड रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन द अर्लियर रिपोर्टिंग पीरियड इज ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। प्रायर पीरियड पिछले पीरियड की एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इज अ रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। इज इट ट्रू? नहीं, हमने तो कहा था ये चेंज इन एस्टीमेट है, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। मेरी बातें याद हैं, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो, अपने साल को सही करो और लाइक चेंज इन एस्टीमेट, अपने साल को सही करो और फ्यूचर ईयर्स को सही करो, पास्ट को छेड़ने की जरूरत रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करना, प्रायर पीरियड्स को नहीं करना होता। भाई प्रायर पीरियड्स को क्यों सही करना होता है? तो ये तो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट है। क्या है ये, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, चेंज इन एस्टीमेट की तरह से। प्रायर पीरियड को, पिछले पीरियड को नहीं चढ़ते हम अपने करंट ईयर को और नेक्स्ट ईयर को सही करते हैं। ऐसे ही देखा था हमने, समझाया भी था। ओके, दिस वाज आल्सो अ गुड एमसीक्यू। समझ आ गया? कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके, दिस इज 7। अब ये जो है ना मेरे हिसाब से नहीं जी, इसको ना आपने जैसे किया है ना, मैं वैसे नहीं करने के ऊपर तैयार। मैं सोल्यूशन को चेंज करवाना चाहूंगा जो आई कैंपस सोल्यूशन है, ठीक है। ओके, अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इज एंटाइटल्ड टू अ ग्रांट ऑफ 3 मिलियन। क्या लिखा जी, एंटाइटल्ड कितने के लिए है, एंटाइटल्ड कितने के लिए है, 3 मिलियन के लिए, फॉर क्रिएटिंग 50 जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 years। फिर कहता है 1.5 million is received when the jobs are created and remaining 1.5 is receivable after 3 years provided 50 jobs are still in exercise। क्या मतलब, कहते हैं जी गवर्नमेंट ने कहा 3 मिलियन आपको ग्रांट हम देंगे, एंटाइटल्ड हो गया ये, ठीक है। 1.5 मिलियन आपको स्टार्ट में देंगे जब 50 जॉब्स क्रिएट कर लोगे, और 1.5 मिलियन हम आपको एंड पे करेंगे जब 3 साल बाद भी 50 जॉब्स क्रिएटेड ही होंगी। उन बंदों को आपने निकाला नहीं होगा 3 साल में, समझ रहे हो बात? अच्छा, फिर कहता है द एंटिटी क्रिएट्स जॉब्स 50 जॉब्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एंड देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी मेंटेन्ड। अब मुझे बताओ कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या दे रहे हैं जी, दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी मेंटेन्ड, यानी कि जो ग्रांट के साथ रिलेटेड कंडीशन है वो मीट हो गई और ग्रांट की ग्रांट के आने की उम्मीद रीजनेबल एश्योरेंस उसकी दे सकते हो। ऐसी को बात सवाल में तो नहीं लिखी हुई कि वो नहीं आनी। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं 1.5 मिलियन तो आ गया है और 1.5 आ जाएगा, और सवाल ने ऐसी को बात नहीं की कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते। तो भाई ग्रांट तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। 2 ही शर्तें थी। पहली शर्त, आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और कंडीशंस विल बी, तो रीजनेबल एश्योरेंस दे तो रहे हैं, इसका मतलब ग्रांट तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईयर 1 में आपको कैश आ गया ना 1.5 मिलियन, तो बोलो। बाकी इधर देखो, ये देखो डेफर्ड ग्रांट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सबकी तवज्जो आ जाए, टेक छोड़ने घर पे बैठे हुए बच्चे। डेफर्ड ग्रांट क्या मतलब, एंटाइटल्ड 3 मिलियन के लिए हैं वो, 2 ही शर्तें थी, ग्रांट विल बी रिसीव, बताओ रीजनेबल एश्योरेंस है। सवाल ने ऐसी कोई बात नहीं की कि कोई ये हम रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। वो कह रहे हैं यू आर एंटाइटल्ड, कह रहे हैं ये दे आर एंटाइटल्ड, गवर्नमेंट कह रही है यू आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मिलियन। हाँ देंगे 1.3 हम स्टार्ट में और 1.3 एंड पे,
एंटाइटलमेंट हाँ 1.5, एंटाइटलमेंट कितनी है 3 मिलियन रिकॉर्ड करो। अब बाकी क्या है, बाकी फिर रिसीवेबल है, रिसीवेबल गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल। ये थोड़ी सी बात मैंने तब की भी थी जब मैंने ये रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ाया था ना क्लास में, तो मैंने कहा था भाई 2 शर्तें पूरी हो जाएं, हमारे सारे सवालों में ग्रांट रिसीव हो जाती है ना, मैं ये कह रहा था कि 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर रिसीवेबल भी तो रिकॉर्ड हो सकता है। ये थोड़ी सी बात मैंने क्लास में की थी, माजरत के साथ, मुझे याद है, ठीक है जी। रिसीवेबल 1.5, ये थोड़ा सा मेरा एतराज़ था, फिर मैंने सीनियर्स के मशवरे से इसको चेंज कर दिया था और स्टैंडर्ड को भी खूब खंगाला था, तो ये ही बनता है, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज है, उसको बाद में देखते हैं। आगे कहता है व्हाट इज द डेफर्ड इनकम बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए, तो हर साल में कितना इनकम में जाना चाहिए, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन। देखो 1.5 मिलियन रिसीव किया है आई कैप के सोल्यूशन में, तो इसमें तो हमारी कोई एतराज भी नहीं है मेरा और आप आई कैप का, ठीक है ना। वो भी कहता है 1 मिलियन को इनकम में जाना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ 1 मिलियन को इनकम में जाना चाहिए। मेरे चांद पहले दिन मिला है क्या, इसी दिन आप, असल में तो यार एंट्री ये बन रही थी ना जो आई कैप ने की हुई है, वो ये की हुई है, इसको छोड़ दो। क्या कह रहा है, कैश आ गया, 1.5 डेफर्ड है। फिर ईयर एंड पे कहता है एंड ऑफ ईयर 1, ये स्टार्ट ऑफ ईयर 1 था। एंड ऑफ ईयर 1 क्या कहता है जी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो कितने से, 1 मिलियन से। क्यों, क्योंकि ये 3 साल पे बांटने वाला खर्चा 3 मिलियन है, एंटाइटल्ड 3 मिलियन के लिए हो गए थे, तो हर साल में कितना इनकम में जाना चाहिए, बोलो 1 मिलियन जाना चाहिए, तो 1 मिलियन चला गया, ठीक है। और डेफर्ड ग्रांट भी 1 मिलियन, सॉरी ग्रांट इनकम 1 मिलियन से क्रेडिट होगी, ओके। अब ये लड़ाई थी नहीं मानी, ठीक है ना। असल में इसके ऊपर तो कोई मसला है भी नहीं, आई कैप भी यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं। आप नहीं मानते तो आपको मैं समझा देता हूं कि 1 मिलियन इनकम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बताओ, मैंने वैसे बताया आपको कि 3 मिलियन की एंटाइटलमेंट है, तो 3 मिलियन में से 1 मिलियन, एक चाहे आप कहो जी 1.5 पहले रिसीव हुआ है, ये तो नहीं कर सकते कि आप 50-50 करके उसको 3 साल में बांटें और फिर आखिर में जो 1.5 आया उसको एंड में इकट्ठा में इनकम में फेंकेंगे। पहले 1.5 को इकट्ठा नहीं फेंक सकते, जब व्हेन जॉब्स आर क्रिएटेड। लेकिन अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस खर्चे की मद में ये ग्रांट मिली है उस खर्चे के साथ मैच करो। वही तो उस दिन बताया था आपको, कल, बल्कि कल जब ये रुजू किया तो मैंने कहा था देखो फिर तो अनकंडीशनल ग्रांट तो फिर कभी भी डेफर्ड इनकम ना बने, बात समझ रहे हो। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज द थिंग, ओके। तो 1.5 पहला सारे का सारा पहले दिन इनकम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आपने ये एंट्री की है, अगर करें तो समझने के बाद ना ये एंट्री करनी थी, लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ गया क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस क्या है, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस क्या है। तो आई कैप ने लिखा अपने सवाल के अंदर 0.5 मिलियन, कितना लिखा है जी, क्यों 1.5 से ग्रांट क्रिएट की थी, डेफर्ड 1 मिलियन इनकम में चला गया तो बाकी रह गया 0.5। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा यहां पे आके डिफरेंट है, और मैं ये कहता हूं कि जब एंटाइटल्ड है फॉर होल 3 मिलियन और रीजनल एश्योरेंस भी दे रहा है कि ये काम हम कर लेंगे, तो फिर 3 मिलियन ग्रांट रिसीवेबल में डाल दो, बाकी 1.5 ग्रांट रिसीवेबल 1.5, कैश आ गया, बाकी 3 मिलियन। अब डेफर्ड में गया 2 मिलियन, तो फिर बैलेंस कितना बचा पड़ा है, सॉरी डेफर्ड में गया 1, ये इनकम में गया 1 मिलियन, तो फिर डेफर्ड में कितना बचा पड़ा है 2 मिलियन। तो इसको सोल्यूशन को सही कर लें बुक्स के अंदर जाकर। हाँ, नहीं डाल सकते ना भाई, वो वाली लड़ाई तो है ही नहीं। तुम यार इसको छोड़ो ना, तुम पहले उस पर बहस करो मेरे साथ। 1.5 सारे का सारा तुम कहते हो मैं आज इनकम में डाल दूं, क्यों। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंटाइटल्ड टू अ ग्रांट ऑफ 3 मिलियन फॉर क्रिएटिंग 50 जॉब्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर 3 इयर्स, ठीक है, ये शर्त है। फिर कहता है 1.5 इज रिसीव्ड व्हेन जॉब्स आर क्रिएटेड, मतलब 1.5 आज मिल गया जिस दिन जॉब्स क्रिएट कर ली हैं। अब क्या करें, सारा इनकम में डाल दें, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट कहां गया। नहीं, मतलब ये ना कि मैचिंग कॉन्सेप्ट की तो लड़ाई पड़ी थी भाई, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे का सारा डेफर्ड ग्रांट में आना था। यहाँ पे तो आई कैप ने आंसर दिया, ठीक है जी, ये इस दिन डेफर्ड ग्रांट, ये इनकम में चला गया, तो बाकी 0.5 बैलेंस है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ा, ये बात तो आपको हजम भी हो रही है वैसे। वो क्या है जी, जब एंटाइटल्ड पूरे 3 मिलियन के लिए है तो फिर 1.5 रिसीवेबल, ठीक है, और बैलेंस जो होगा वो 2 मिलियन का होगा। तो सोल्यूशन को सही कर लो। ये किसके हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हैं, ये गवर्नमेंट ग्रांट के। यस, कौन सा था, MCQ 7 है। ये 7 में जो लिखा हुआ है 500,000, इसको, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इसको 2 मिलियन कह रहा हूँ।
ठीक है ना। उन्होंने 500,000 कैसे कहा है, जैसे मैंने पहले करके दिखाया, 1.5 को डेफर्ड में बैंक का, उसमें से 1 मिलियन इनकम में डाला, 0.5 कह रहे हैं बैलेंस है। मैं कह रहा हूँ नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो भाई, एंटाइटल 3 मिलियन के लिए था, तो बाकी रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लो आज, ठीक है, और बैलेंस शो करो 2 मिलियन का। तो इसको सही कर लें, इसको 2 मिलियन कर लें, और ये कमेंट्री की बजाय इसको 2 मिलियन कर लें, 20 लाख, ठीक है ना। और ये इस कमेंट्री की बजाय आप ये वाली एंट्रीज कर लें, जल्दी कर लें। मेरे घर में बस करते हैं, कुछ भी नहीं किया यार आज तो, सही है। अच्छा अभी तो देखो जरा MCQ आखिरी देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। देखें आपको जो मैंने थ्योरी दी थी ना, अगर आप उसको पढ़ते ना तो उसके अंदर गवर्नमेंट असिस्टेंस और ग्रांट की जो अलग अलग करके बताया गया ना, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशंस के अंदर कि गवर्नमेंट ग्रांट में ऐसी चीज़ें नहीं आती जो कि सोसाइटी में ओवरऑल ऐसे ही सबको दे दी जाती है इजाज़त। जैसे टैक्स ब्रेक क्या है, तो कहते हैं जी इस सेक्टर वाले सब लोग एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, ठीक है ना जी जो फार्मिंग वाले हैं, ठीक है, लाइफ स्टॉक वाले हैं, जो एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। आप कहेंगे ये तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ये एज अ सोसाइटी को, एज अ होल सोसाइटी पूरी को ही ये अलाउड है, तो इसलिए इसको IAS 20 की ग्रांट नहीं कहेंगे। बाकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स हमने एग्जाम्पल्स की, सब्सिडाइज्ड लोन हमने एग्जाम्पल्स देखी, सब्सिडाइज्ड लोन का तो सिर्फ बताया था ज़बानी, और फॉरगिवेबल लोन की एग्जाम्पल देखी। ये सब के सब क्या है, ग्रांट्स है, ये सब के सब ग्रांट्स है, ठीक है जी। अच्छा अब एक काम कर लें, 9 को बाद में देखेंगे, मुझे अब होमवर्क देने दो प्लीज़। जो करेक्शन ऑफ एरर्स का चैप्टर है ना जी, चैप्टर 2, ये ओपन करें, इसमें पास पेपर्स ओपन करें। ये आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा हुआ है, आप कौन सा इंट्रो प्लस R1 वाले हैं, तो इसको ज़रा ना ये एक दो सवाल जो है ना, इनको ज़रा ट्राई करना है, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ताकि मैं कल जब बात करूं, मैं तो बेस से ही उठाऊंगा बात, दोबारा टाइप्स ऑफ एरर से उठाकर लेके आऊंगा बात को, ठीक है, लेकिन क्विकली होगी ज़रा बात, पर 1-2 सवाल तो आप करके आए ना ज़रा। कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए मैंने इस किताब के अंदर, जो ऐसे ही खाम खाम बढ़े हुए थे, ठीक है, लेकिन स्टिल जो अच्छे सवाल हैं, जो एंड पे हमने खप खप के किए थे, वो मौजूद हैं। जैसे जी क्वेश्चन नंबर 13 स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको इंट्रो में करवाया गया होगा। 14 टाइमथी, ये भी करवाया गया होगा। 15 सिब्बी, ये भी करवाया गया होगा, ठीक है जी। तो जीटा भी करवाया था, नलतर भी करवाया था। वैसे तो जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ, ये सवाल वही हैं पास पेपर वाले, लेकिन फिलहाल आप 2 सवाल करके आएंगे। एक है स्काई एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा है टाइमथी एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। पास पेपर 13 और 14, पास है 13 स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, ये करके आना है और कोशिश करनी है हो जाए, और आपका वो पुराना याद माजी ज़रा आपको अजाब न लगे और आपको चीज़ें याद आएँ। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर ज़रा सिलेबस में पढ़ाऊंगा, एक जगह पहले पढ़ा हुआ है। तो जैसे IAS 16 में हमने स्टार्ट में फिक्स एंड डेप्शन किया ना, स्टार्ट से ही उठाया ना, लेकिन जो हम वहाँ पर 18 दिन 20 दिन में करते थे, वो यहाँ पे 4-5 दिन में किया, तो और हो भी गया इफेक्टिवली, अल्हम्दुलिल्लाह में आता है। तो वो जितनी जरूरत होगी मैं जरूर जाहिर सी बातें लेके आऊंगा, लेकिन आपने 13 और 14 स्काई एंटरप्राइजेज और टाइमथी एंटरप्राइजेज, ये सवाल आपने करके आने। जिंदगी तो कल मुलाकात होगी सबसे। अल्लाह हाफिज़।